सो हे देयर, लेट्स बिगन। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स पढ़े थे टू सेपरेट होमोजीनियस मिक्सचर, राइट। तो हमने कौन कौन से मेथड्स की बात करी थी? सो वी डिस्कस टू सेपरेट होमोजीनियस मिक्सचर। हमने 3 मेथड्स बोले थे पढ़ने के लिए। फर्स्ट वन वाज क्रिस्टलाइजेशन, सेकंड डिस्टिलेशन, थर्ड वाज पेपर क्रोमेटोग्राफी। क्रिस्टलाइजेशन हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था। नाउ इट्स टर्न फॉर डिस्टिलेशन। ठीक है, एक बार मैं आपको क्रिस्टलाइजेशन थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ, हमने क्या पढ़ा था। क्रिस्टलाइजेशन में हमारे पास दो मेन बेसिस होते हैं। फर्स्ट वन वाज एट डिफरेंट टेम्परेचर, जो हमारे पास सॉल्युबिलिटी होती है सॉल्यूट की, उसके बेसिस पे हम क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, राइट। हम टेम्परेचर को पहले एक बार बढ़ाते हैं, देन उसके बाद हम टेम्परेचर को जैसे ही कूल डाउन करते हैं, तो जो सब्सटेंस उस कम टेम्परेचर पे सॉल्युबल नहीं है हमारे सॉल्वेंट पे, वो एवापोरेट हो जाएगा, एंड जो बचेगा वो हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स बचेगा, एंड दैट्स द प्रोसेस फॉर क्रिस्टलाइजेशन। नेक्स्ट वन वाज डिस्टिलेशन। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे हम होमोजेनस मिक्सचर की बात कर रहे हैं, तो होमोजेनस मिक्सचर में हमारे पास जो कंटेंट होता है वो यूनिफॉर्म होता है। दोनों जो हमारे पास कंटेंट होते हैं मिक्सचर के, वो आपस में घुले मिले होते हैं, राइट। हमने पढ़ा था ना होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस। तो यहाँ पे हम दो लिक्विड की बात करेंगे विच आर व्हाट मिसेबल, मिसेबल यानी कि आपस में मिले हुए हैं। एंड यहाँ पे जो हम पॉइंट यूज करेंगे दैट इज बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस। ठीक है, तो आइदर हम यहाँ पे दो मिसेबल लिक्विड्स लेंगे, या फिर हम लिक्विड लेंगे साथ में हम डिजोल्व सॉलिड लेंगे। एंड यहाँ पे जो हमारा पैरामीटर है दैट इज बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस। फर्स्ट केस में हमारा पैरामीटर था टेम्परेचर एंड सॉल्युबिलिटी, एंड यहाँ पे हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या है, हमारे पास होमोजेनियस मिक्सचर लेना है, दो मिसेबल लिक्विड्स लेना है। सबसे पहला जो हमारा स्टेप होगा, हमें मिक्सचर को हीट करना है। ठीक है, और तब तक हीट करना है जब तक जिसका लो बॉइलिंग पॉइंट है वो वेपराइज ना कर दे। ऑफ कोर्स जब आपने एक मिक्सचर लिया है उसके अंदर आपके पास दो कंपोनेंट है, कंपोनेंट ए एंड बी, एंड आप यहाँ से इसको हीट दे रहे हैं। तो जब आप हीट देंगे तो लेट सपोज कि ए है, यहाँ पे मैं आपको अच्छे से बताती हूँ। देखो, जैसे ये मान लो आपका ए है और ये बी है। लेट सपोज आपका बॉइलिंग पॉइंट ए का है 60 डिग्री एंड इसका है लेट सपोज 70 डिग्री, राइट। अब यहाँ से आपने बर्नर ऑन करके यहाँ पे आपने हीट देनी स्टार्ट करी। तो आपको क्या लगता है कौन सा ज़्यादा जल्दी एवापोरेट हो जाएगा? तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, ऑफ कोर्स वो ज़्यादा नखरे दिखाएगा कि मैं नहीं हो रहा बॉयल, है ना, मेरा बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, मुझे और हीट चाहिए तभी मैं बॉयल होऊंगा। बट जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, क्या वो इतने नखरे दिखाएगा? नहीं। एक सर्टेन टेम्परेचर पे वो बोलेगा चलो भाई मैं तो जा रहा हूँ, है ना। तो वो तो हीट हो जाएगा। ठीक है, आई एम सॉरी, यहाँ पे आप 70 मत लिखो, आप कन्फ्यूज हो जाओगे। 70 नहीं, यहाँ पे आपने लेना है 90, क्योंकि जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 25। मैं आपको आगे बताऊंगी। तो जब आपका टेम्परेचर डिफरेंस है, तो जब आप जैसे आप हीट देंगे तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो पहले चला जाएगा ना, पहले वो ऑपरेट होकर निकल लेगा, और जो दूसरा वाला है वो रह जाएगा, है ना। तो अगर मैं आपको बताऊं तो दिस इज इन सिंपल टर्म्स जो कि हमें पढ़ना है डिस्टिलेशन में। अब देखिए आपकी टेक्स्ट बुक क्या कहती है, तो यही है इसके अंदर कि आपने सबसे पहले तो हीट करना है। तो जो लिक्विड जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो वेपराइज कर जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो वेपर्स बनेंगे जब उनको आप ठंडा करेंगे तो वो कूल डाउन होकर वापस से लिक्विड बन जाएंगे। तो इस तरीके से, और आपने एक और चीज़ का ध्यान रखना है, जब आप वेपर्स बन रहे तो आप उसको मेक श्योर करें कि एक सेपरेट फनल के थ्रू उसको दूसरे कंटेनर में लेके जाए और तब वहाँ पे कूल डाउन करें, है ना। और फिर हमारे पास दो लिक्विड्स हमें मिल जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, याद रखने की जो लिक्विड्स होंगे उनकी जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होगा दैट मस्ट बी 25 और मोर देन 25। 25 से कम नहीं रखना है, ठीक है, 25 और मोर देन 25। हम इस प्रोसीजर के अंदर नॉट ओनली दो लिक्विड का सेपरेशन के लिए यूज़ करते हैं, बट हम लिक्विड उनके अंदर डिजोल्व सॉलिड के लिए भी हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अगेन इसमें भी वही प्रोसीजर है आपका। जब आप बॉईल करेंगे तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो एवापोरेट हो जाएगा, जिसका ज़्यादा है वो आपके कंटेनर में रह जाएगा। इससे आपके पास जो डिजोल्व सॉलिड है वो आपके लिक्विड से सेपरेट आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर है डिस्टिलेशन में। ठीक है, यहाँ पे वही दिया हुआ है। अब देखिए आपकी बुक में एक सेटअप दिया हुआ है एक्सपेरिमेंट का, सेम वही है। यहाँ पे आपने एक यहाँ पे फ्लास्क लिया है, इसके अंदर आपने अपना मिक्सचर लिया है एसीटोन एंड वाटर का। अब आपने यहाँ से हीट देनी स्टार्ट की है, राइट। अब जिसका बॉइलिंग पॉइंट हमारा कम है वो क्या करेगा, इवोपरेट हो जाएगा पहले, और इवोपरेट होके हमने उसको एक अनदर फ्लास्क में डाल दिया है। अब जैसे ही हम इसको यहाँ पे वाटर कंडेंसर हमने लगा दिया टू कूल डाउन, अब यहाँ पे हमारे पास वापस लिक्विड बन जाएगा। तो हमारे पास अब दो लिक्विड हो जाएंगे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, एंड हमारे पास हम देखेंगे हमारा सेपरेशन का प्रोसीजर कंप्लीट हो गया। आपकी एनसीईआरटी में यहाँ पे भी आपको एग्जाम्पल दे रखा है एसीटोन एंड वाटर का, एंड यहाँ पे भी एसीटोन एंड वाटर का। तो मेक श्योर करिए आपको जब भी डिस्टिलेशन का एग्जाम्पल लिखने का आएगा तो यू मस्ट रिमेंबर ये एक ही एग्जाम्पल दिया है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एसीटोन एंड वाटर। ठीक है,
एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कंपैरेटिवली कम होता है एंड वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास ज़्यादा होता है, राइट। तो जैसे ही आप बर्नर ऑन करेंगे तो आपका एसीटोन क्या करने लगेगा, एवोपरेट करने लग जाएगा और फिर आपने उसको दूसरे फ्लास्क में कंडेंस करके सेपरेट आउट कर लिया, राइट। देख लीजिए बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस इज ग्रेटर देन 25, इसलिए आपका ये प्रोसीजर हो पाया। अब देखिए इसके पास यूजेस, तो यूजेस हमारे पास है परफ्यूम बनाने के लिए, है ना, एक्सट्रैक्शन ऑफ फ्रेगनेंस फ्रॉम परफ्यूम्स, फ्लावर्स टू मेक परफ्यूम्स, ठीक है। इसके अंदर भी हम वही सेम प्रोसीजर यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास बड़े बड़े टैंक है, यहाँ पे हम इसको सेपरेट आउट कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एक और टर्म विच इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। अब एक प्रोसीजर था डिस्टिलेशन, नेक्स्ट इज अ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो कुछ तो डिफरेंस होगा जो हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पढ़ना पड़ रहा है। तो पहले तो देखिए यहाँ पे जो आपके पास बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होता है दैट इज लेस देन 25, वहाँ पे हमने पढ़ा था 25 और मोर देन 25। बट सिंस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो इसको सिंपली याद रखिए कि फ्रैक्शनल मतलब एक और टर्म जुड़ गया ना डिस्टिलेशन के साथ, तो मतलब कि कुछ चीज़ें कम ही होने वाली है, फ्रैक्शन मतलब कि कम ही होने वाली है। सो इट वुड बी लेस देन 25, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होना चाहिए स्मॉल डिफरेंस। अब इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो क्रूड पेट्रोलियम जो होता है जिसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं अर्थ क्रस्ट से, हम डिफरेंट डिफरेंट फ्रैक्शन में उसको क्या करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, चीज़ें बनाते हैं। जैसे ही हमारे पास क्रूड ऑयल हमने अर्थ क्रस्ट से निकाला, अब हमने इसको एक कंटेनर में डाला, अब हम डिफरेंट डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट हम अपना हीट देंगे यहाँ से एंड हम बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें यहाँ से हम अपनी सेपरेट आउट करते चलेंगे। तो दिस इज व्हाट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, याद रखना है यहाँ पे 25 से हमारे पास बिलो होना चाहिए, बिलो, ठीक है, बिलो होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रोसीजर है दैट इज योर पेपर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। सो पेपर क्रोमेटोग्राफी में आपको नाम से क्या पता चल रहा है, एक तो हमारे पास है पेपर और एक है हमारे पास क्रोमेटोग्राफी। तो हमें यही करना है यहाँ पे हमें जो, तो यहाँ पे हमें वही करना है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो कंपोनेंट्स होते हैं मिक्सचर के उनको उनके जो डिफरेंसेस होते हैं वो पेपर के साथ या फिर सॉल्वेंट के साथ कैसे हैं उसके बेसिस पे हम यहाँ पे चीज़ें करते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं इसको एक एक्टिविटी के थ्रू समझाती हूँ। ये जो एक्टिविटी है मोस्ट कॉमन एक्टिविटी है जो कि आप साइंस लैब में 100% करेंगे। अगर आपके स्कूल वाले इतने अच्छे हैं तो ये आप एक्सपेरिमेंट देखने को मिल सकता है आपके साइंस लैब में, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊँ तो यहीं पर देख लेते हैं, हमें नेक्स्ट पेज की नीड नहीं है। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक स्ट्रिप कट करनी है फिल्टर पेपर की, उसके ऊपर आपने अबव 2 सेंटीमीटर एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। दिस इज अ स्ट्रिप, इसके हम मान लीजिए 2 सेंटीमीटर, अब हम ये क्यों मेजर करके कर रहे हैं उसका यूज़ आपको आगे पता चलेगा। सो अप टू 2 सेंटीमीटर हमने एक पेंसिल से यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर ली है। अब इसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करा है, यहाँ पे एक इंक स्पॉट बना दिया है, ठीक है। पहले हमने यहाँ पे 2 सेंटीमीटर अब एक पेंसिल से लाइन ड्रॉ करी है, अब उसी पेंसिल की लाइन पे हमने एक इंक स्पॉट बना दिया है। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है उसके अंदर हमने एक फ्लास्क या बीकर कुछ भी आप ले लीजिए, उसके अंदर आपने वाटर फिल करना है, ठीक है। और मेक श्योर करिए ये जो वाटर हो ये बहुत ज़्यादा ना हो, कम हो। लाइक आपने 2 सेंटीमीटर पे अगर मार्क बनाया है तो वाटर शुड बी बिलो 2 सेंटीमीटर, है ना। मान लीजिए ये 1.5 ले लीजिए या 1 सेंटीमीटर ले लीजिए, बट इट शुड नॉट बी 2 सेंटीमीटर और एक्सीड 2 सेंटीमीटर, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो आपका पूरा एक्सपेरिमेंट खराब हो जाएगा। जो ये आपकी इंक है ये पहले ही वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाएगी और फिर ये हमारे पास किसी भी तरीके का पैटर्न शो नहीं करेगी, राइट। तो आपने क्या करना है, वाटर को इस मार्क से नीचे ही रखना है, ठीक है। इसलिए हम मार्क को मेजर करके बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे ही आप ऐसा करेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि वाटर में कैपिलरी एक्शन होता है, ठीक है। ये आप आगे बढ़ेंगे, कैपिलरी एक्शन प्रेशर डिफरेंस की वजह से होता है। तो कैपिलरी एक्शन की वजह से हमारे पास जो वाटर है वो धीरे 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 ऊपर जाएगा, पेपर के ऊपर ट्रैवल करने लगेगा। एंड जैसे ही जब वाटर हमारा यहाँ तक पहुँचेगा, इंक तक पहुँचेगा, ठीक है। लेट सपोज ये वाटर हमारे कैपिलरी एक्शन कर रहा है और वाटर हमारा इस तरीके से फ्लो करते हुए इंक तक पहुंच गया। अब आपने कभी वैसे नोटिस भी किया होगा कि आपने होगा कि जैसे आप कई बार स्केचिंग वगैरह करते हैं, ड्राइंग बनाते हैं, है ना, और गलती से उस पर पानी गिर गया या फिर पानी फेर दिया तो क्या होता है, आपकी वो पूरी ड्राइंग खराब हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है ना। जो स्केच पेन्स होता है वो बिखर जाता है। कभी आपने देखा ब्लैक पेन से या फिर ब्लैक स्केच से कुछ ड्राइंग बनाते हैं, बट जब उस पर पानी गिरता है तो वो सिर्फ ब्लैक कलर में नहीं वो करता है स्प्रेड आउट, उसके मल्टीपल हमें कलर्स, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिखते हैं जब वो ब्लैक कलर हमारे पास स्प्रेड आउट करता है। तो इससे हमें ये पता तो चल ही रहा है ना कि जो हमारा ब्लैक कलर है दैट इज नॉट अ प्योर ब्लैक सब्सटेंस, उसके अंदर हमारे पास और भी चीज़ें मिक्स है। और उसी के लिए हम यहाँ पे लेके आए पेपर क्रोमेटोग्राफी। बट लेट्स बैक टू द टॉपिक। तो हमने जैसे ही वाटर के अंदर इसको रखा तो वाटर कैपिलरी एक्शन से ऊपर मूव करने लग गया। अब जो हमारे पास जैसे ही ये ब्लैक स्पॉट पे हमारे पास वाटर ने टच किया या फिर आया तो ये जो है स्प्रेड आउट कर जाएगा इन डिफरेंट कलर एंड अप टू डिफरेंट लेयर, ठीक है। तो मैं इसका प्रोसीजर यहीं पे आगे बना देती हूँ। लेट सपोज कि यहाँ पे हमारे पास रेड कलर आ जाता है, फिर यहाँ पे हमारे पास वायलेट कलर का बैंड आ जाता है, मतलब इट इज़ जस्ट हाइपोथेटिकल, कोई सी भी कलर का बैंड आ सकता है, ठीक है। हो सकता है कि सिर्फ 2 ही कलर के बैंड है, आई एम जस्ट शोइंग इट हाइपोथेटिकली कि डिफरेंट डिफरेंट कलर के आपको बैंड्स नज़र आने लगेंगे जैसे ही आपका ब्लैक स्पॉट पे आपका वाटर ने
कैपिलरी एक्शन किया, ठीक है। तो यहाँ पे वही आपको एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है कि आपने एक थिन लेयर बनानी है बीकर के अंदर वाटर की, उसके बाद एक आपको स्ट्रिप लेनी है, उसके ऊपर इंक लगाना है और कंटेनर में रखना है। फिर वाटर जब राइज करेगा थ्रू द पेपर, तो आपने क्या नोटिस किया, तो हम क्या नोटिस करेंगे, डिफरेंट लेयर्स ऑफ कलर्स, राइट। एज वाटर राइजेज इंक स्टार्ट टू सेपरेट इनटू डिफरेंट कलर स्पॉट, बट डू यू इंटरफेयर सॉरी इंटर फ्रॉम दिस। तो हम इससे क्या इंटर करते हैं, तो हम इससे ये इंटर करते हैं कि जो हमारे पास वाटर है, इट इज़ नॉट अ प्योर सब्सटेंस, इट इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स, है ना। तो ये मेथड हमने किस चीज़ के लिए यूज़ किया है, कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए बाय यूजिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी। आपको समझ में आया, पेपर इज द नेम विच सजेस्ट कि हमने यहाँ पे फिल्टर पेपर यूज़ किया है, एंड क्रोमेटोग्राफी क्योंकि हमें डिफरेंट डिफरेंट, है ना, आपने पता होना चाहिए कि क्रोमो इज द वर्ड रिलेटेड टू कलर, तो क्रोम, ठीक है। तो पेपर वर्ड यहाँ से हमारे पास जो हमने स्ट्रिप यूज़ की है फिल्टर पेपर की, उससे आया है, एंड क्रोमेटोग्राफी आपको पता होगा जो क्रोमा वर्ड है दैट इज रिलेटेड टू योर कलर। तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कलर की वजह से यहाँ पे क्रोमेटोग्राफी वर्ड आया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डिफरेंसेस इंटरेक्शन का यूज़ किया है विद सॉल्वेंट एंड पेपर टू सेपरेट देम आउट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल 2 जो दिया हुआ है दैट इज हमारे पास स्पेनिश के जो लीफ होते हैं उनका भी हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम पिगमेंट्स जो कि हमारे फ्लावर पेटल्स के जो कलर होते हैं उसको भी हम इस वे में यूज़ कर सकते हैं, है ना, क्योंकि हमें फ्लावर का जो पेटल है वो दिखने में एक सिंगल कलर दिखता है, बट जब हम ये प्रोसीजर यूज़ करेंगे तो हमें उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट कलर के शेड्स दिखने को मिल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि कोई भी चीज़ हमारी प्योर नहीं होती, एवरीथिंग इज अ मिक्सचर, इट आइदर इट कैन बी अ होमोजेनस मिक्सचर और इट कैन बी अ हेट्रोजेनस मिक्सचर, मतलब प्योर होता है बट ऑफ कोर्स यहाँ पे तो नहीं है ना, जो हमारे पास फ्लावर के पेटल्स होते हैं, स्पेनिश के लीव्स होते हैं। नेक्स्ट आपकी एनसीईआरटी में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जरूरी है कि आप वाटर को ही एज अ सॉल्वेंट यूज करें, आपने यहाँ पे एज अ सॉल्वेंट वाटर ही यूज किया, तो नो, इट इज एब्सोल्युटली नॉट नेसेसरी कि आप वाटर को एज अ सॉल्वेंट यूज करें। आप डिफरेंट डिफरेंट सॉल्वेंट भी यूज कर सकते हैं जैसे कि एल्कोहल और अ मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो आई होप आपको पेपर क्रोमेटोग्राफी वाला प्रोसीजर क्लियर है कि हम इसको कैसे परफॉर्म करते हैं एंड इसके क्या यूजेज है, राइट। नेक्स्ट अब देखिए हमारे पास है पॉज एंड पॉन्डर, ठीक है। तो पॉज एंड पॉन्डर को एक बार डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि जो सॉल्ट होता है क्या हम उसको सेपरेट कर सकते हैं फ्रॉम सॉल्ट सॉल्यूशन बाय एवापोरेशन और डिस्टिलेशन, तो यस वी कैन डू दैट, राइट। हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि जो हमारे पास सॉल्ट के क्रिस्टल्स होते हैं हम उनको एज एवापोरेशन ही क्या करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस से करते हैं, राइट, सेपरेट आउट, एंड डिस्टिलेशन में भी हम उसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्टिलेशन कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ टू लिक्विड इवन व्हेन दीज हैव सेम बॉइलिंग पॉइंट, ऑफ कोर्स दिस इज फॉल्स, क्योंकि सेम बॉइलिंग पॉइंट तो नहीं होता, राइट। बॉइलिंग पॉइंट शुड बी there is a no sorry there is must be a difference of boiling point, right. हमने पढ़ा था in case of distillation the difference should be 25 degree celsius or more than it, and in fractional distillation the difference should be less than 25% less than 25 degree celsius, ठीक है। so same would not be the answer। पेपर क्रोमेटोग्राफी में जो हमारे पास सॉल्वेंट होते हैं उसके अंदर क्या हम अब द सैंपल स्पॉट रख सकते हैं सॉल्वेंट लेवल को, तो नो, ऑफ कोर्स दिस इज अगेन अ फॉल्स स्टेटमेंट। तो हम ऐसा क्यों नहीं करते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि अगर हम ऐसा करेंगे तो आपका सेटअप पहले ही खराब हो जाएगा, आपकी इंक स्टार्टिंग में ही इनिशियली क्या हो जाएगी, फैल जाएगी, एंड आपको डिस्टिंक्ट लेयर ऑफ वो नहीं दिखेंगे, है ना, कलर्स नहीं दिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है इवेपोरेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन आर द सेम प्रोसेस, तो नो, ऑफ कोर्स दे आर नॉट द सेम प्रोसेस, इट इज अ डिफरेंट प्रोसेस। इवेपोरेशन इज जब आपका जिस चीज़ का बॉइलिंग पॉइंट आपकी कम है वो सॉल्वेंट को छोड़ के जा रही होती है, राइट, तो वो आपका सॉल्यूशन को छोड़ के जा रही होती है, दैट इज योर इवेपोरेशन। एंड जो आपका रिमेनिंग रह जाता है जो इवेपोरेट नहीं हो पाता है ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, वो आपका एज अ क्रिस्टल रह जाता है, राइट, या फिर जो सॉल्यूबल हो जाता है, तो ये हमने पढ़ा था ना, तो डन। तो आई होप आपको ये पॉज एंड पॉइंटर क्लियर है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आता है एनसीईआरटी का, टू सेपरेट कंपोनेंट ऑफ हेट्रोजेनस मिक्सचर, ठीक है। तो हमने पढ़ तो लिया कि होमोजेनस मिक्सचर को हम कैसे सेपरेट करते हैं, तो होमोजेनस मिक्सचर पे हमने 3 मेथड्स पढ़े थे। फर्स्ट वन वाज तो होमोजेनस मिक्सचर पे हमने 3 मेथड्स पढ़े थे। फर्स्ट वन वाज क्रिस्टलाइजेशन, सेकंड वन वाज डिस्टिलेशन, थर्ड वन वाज पेपर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर है तीनों, ठीक है। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे हेट्रोजेनस मिक्सचर। हेट्रोजेनस मिक्सचर मतलब जिनकी जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म नहीं होती है थ्रू आउट, है ना, प्रॉपर्ली मिक्स नहीं होते हैं वो पूरे सॉल्यूशन के अंदर। तो इसको अब हम देखिए, यहाँ पे पहले हमने एग्जांपल इसके पहले भी पढ़े हैं बट यहाँ पे फिर से दिया हुआ है। तो ऑयल एंड वाटर आर द एग्जांपल, सैंड एंड वाटर आर द एग्जांपल, आयरन की जो फिलिंग्स होती हैं एंड सल्फर होता है, दीज आर द एग्जांपल ऑफ हेट्रोजेनस मिक्सचर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमें यहाँ पे 5 मेथड्स पढ़ने हैं, ठीक है। फर्स्ट वन वाज सेपरेटिंग फनल, सेकंड सब्लिमेशन, थर्ड एलॉयज, फोर्थ सस्पेंशन एंड फिफ्थ इज कोलॉइड।
मैं आपको यहाँ पे इनिशियली इसलिए ऐसे लिख के बता देती हूँ ताकि आपको ईजी टू रिमेंबर रहे चीज़ें कि हम क्या पढ़ रहे हैं और कहाँ से हमने चीज़ें स्टार्ट करी, राइट। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट दे रखा है अबाउट सेपरेटिंग फनल। तो कुछ भी नहीं, मैं आपको एक बार ये रीड आउट करते हैं, एक बार समझ लेते हैं फिर हम इसको रीड आउट कर लेंगे। देखिए, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले एक फनल लेना है, उस फनल के अंदर आपको वाटर एंड ऑयल को रखना है, ठीक है। सिंस ये एक हेट्रोजिनस मिक्सचर है तो ये पूरी तरीके से डिजोल्व नहीं होंगे आपस में, राइट। ये दोनों एक डिस्टिंक्ट लेयर बना लेंगे, वाटर जो है वो आपका ये लेयर बना लेगा और ऑयल आपका ये लेयर बना लेगा, राइट। ऑयल आपका ऊपर वाली लेयर क्यों बना रहा है, क्योंकि जो आपका ऑयल होता है दैट इज लेस डेंस, जो ऑयल होता है वो एज कम्पेयर टू वाटर हमारे पास लेस डेंस होता है। अगर आप इन फ्यूचर पढ़ेंगे कि जो आपका वाटर होता है, जो उसकी डेंसिटी होती है अगर वो 1 है, तो जो ऑयल होता है उसकी डेंसिटी 0.8 होती है। तो ऑयल की डेंसिटी हमारी कम होती है जिसकी वजह से वो हमारे पास ऊपर लाई करता है इन अ सॉल्यूशन, ठीक है। एंड वाटर हमारे पास नीचे। कुछ नहीं करना, इट इज़ सिंपल, ये आप घर में भी ट्राई कर सकते हैं। आप एक बीकर रख लीजिए नीचे एंड यहाँ पे एक स्टॉप वॉच लगा लीजिए ताकि अभी तो आपका सॉल्यूशन होल्ड पे रहे। जैसे ही आप इस स्टॉप वॉच को आप ऑन करेंगे तो इनिशियली आपका वाटर मूव आउट करने लगेगा, क्योंकि पहले वाटर है तो वाटर मूव आउट करने लगेगा। जैसे ही आपका वाटर बीकर के अंदर पूरा फिल हो जाएगा, आप तुरंत से स्टॉप वॉच को बंद कर दीजिए। बट हो सकता है कि स्टॉप वॉच बंद करने के दौरान कुछ ऑयल आपका आ जाए बीकर में, तो आप क्या करेंगे, उसको अगेन सेपरेट कर देंगे, है ना, हल्का सा वो करके स्पिल करके कर सकते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स ऑयल एंड वाटर तो मिक्स नहीं होंगे ना। तो यही आपका यहाँ पे सिंपली एक एक्सपेरिमेंट है। देखिए, सबसे पहले आपने 5 ml मस्टर्ड ऑयल लिया है एंड फिर 20 ml आपने वाटर लिया है एक फनल के अंदर। अब आपने क्या किया है, इसको सेपरेट करने के लिए लेयर पहले तो बन ही जाएगी क्योंकि हेट्रोजिनस मिक्सचर है एंड डेंसिटी डिफरेंट है ऑयल एंड वाटर की। अब आप स्टॉप वॉच का यूज़ करेंगे एंड वाटर को ऑलमोस्ट ड्रेन कर लेंगे। जैसे ही आप ड्रेन करेंगे, अब आप दोनों लिक्विड को क्या कर सकते हैं, अलग अलग देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपके दिया हुआ है, ये आप एज अ फैक्ट रिमेंबर रखिए, ठीक है। इसके अंदर है कि जितने भी हमारे पास मोस्ट ऑफ द गैशियस मिक्सचर होते हैं वो कैसे होते हैं, होमोजीनियस होते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारे गैस पार्टिकल होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं साइज में, है ना, और वो कहीं पे भी मूव कर सकते हैं इजीली और वो एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करके रखते हैं, राइट। तो इसलिए जितने भी हमारे गैस के मिक्सचर होते हैं, गैस एंड गैस लाइक हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, वो हमारे पास होमोजेनस मिक्सचर होते हैं। अभी आप जहाँ पे बैठे हैं, ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहे हैं, क्या आप ये बता पा रहे हैं कि आप ऑक्सीजन ब्रीद कर रहे हैं या CO2 ब्रीद कर रहे हैं या नाइट्रोजन ब्रीद कर रहे हैं? आप नहीं बता पा रहे हैं ना, क्योंकि यू आर नॉट एबल टू सी इट क्लियरली, क्योंकि इट फॉर्म्स अ होमोजेनस मिक्सचर, आप नहीं डिस्टिंक्टली बता सकते, ठीक है। तो ये आप एज अ फैक्ट याद रखिए कि जो आपका हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का होमोजेनस मिक्सचर है गैस का, वो हम रॉकेट फ्यूल में यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास दे रखा है सम ऑफ एग्जांपल ऑफ हेट्रोजेनस मिक्सचर। हेट्रोजेनस मिक्सचर में आपका फर्स्ट एग्जांपल है स्मोक, नेक्स्ट वन इज फॉग एंड द नेक्स्ट वन इज डस्ट, ठीक है। सॉलिड सॉलिड मिक्सचर में भी हमारे पास हेट्रोजेनस एग्जांपल आते हैं, जैसे आयरन नेल, सॉडस्ट एंड ये सारी चीज़ें, ठीक है। एक बार हम इसको देख लेते हैं। एक बार हम इसको देख लेते हैं यहाँ पे अलग से, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो टाइप्स में अगर हम देखें तो लिक्विड लिक्विड में, लिक्विड लिक्विड जो कि हमारे पास इमिसिबल है ना, मिसिबल तो हमने पढ़ लिया पहले ही, यहाँ पे हम इमिसिबल लेंगे क्योंकि हम हेट्रोजिनस मिक्सचर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो एग्जाम्पल होगा दैट इज ऑयल एंड वाटर, ठीक है, जिसके लिए हमने ऊपर एक एक्टिविटी भी कवर करी है। नेक्स्ट हमारे पास हम देख सकते हैं सॉलिड एंड लिक्विड, ठीक है। सॉलिड एंड लिक्विड में आप क्या कर सकते हैं, लेट सपोज कि जो आपका सैंड है उसके अंदर वाटर आ जाए, राइट, या फिर आप मान लीजिए कि आयरन आ जाए इन सल्फर, ठीक है। तो दिस इज योर सॉलिड इन लिक्विड। नेक्स्ट अगर हम बात करें गैस बेस्ड, गैस बेस्ड में आप देख सकते हैं स्मोक, ठीक है, फॉग, डस्ट, ठीक है। याद रखना कि यहाँ पे हम नॉर्मल जो मिक्सचर ऑफ गैसेज है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। जो मिक्सचर ऑफ गैसेज होते हैं ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दिस इज होमोजीनियस। आप इसको कंफ्यूज मत कर देना स्मोक और फॉग और डस्ट से। स्मोक होता है जैसे कि कई बार आपने नोटिस किया होगा जब दिवाली के टाइम पे बहुत पॉल्यूशन हो जाता है, तो जब आप नेक्स्ट मॉर्निंग उठते हैं तो आपको बहुत प्रॉब्लम होती है ब्रीथ करने में। तो वहाँ पे जो स्मोक आपको दिखता है उसमें आप फील कर पाते हैं कि जो एयर है उसमें कुछ तो इम्प्योरिटीज़ है ना, तो आप इम्प्योरिटीज़ फील कर पाते हैं। तो जो स्मोक होता है दिस इज योर एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनस, ठीक है। जो फॉग, जैसे आप विंटर में सुबह उठते हैं तो आप एक डिफरेंट एटमॉस्फेयर दिखता है आपको, है ना, फॉग। तो फॉग या फिर डस्ट, जब आप
ट्रैवल करते हैं तो डस्ट में आपको सैंड के पार्टिकल्स फील होते हैं, ठीक है। तो दिस इज गैस बेस है ना, क्योंकि आपके जो इन्वायरमेंट की गैसेज है उसके अंदर डस्ट पार्टिकल का आ जाना, इम्प्योरिटीज का आना, दिस आर एग्जाम्पल ऑफ गैस एंड गैस हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। अगर हम बात करें तो हमारे पास सॉलिड एंड सॉलिड का भी हमारे पास एग्जाम्पल हो सकता है। सॉलिड एंड सॉलिड में हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास आयरन की फिलिंग्स है, ठीक है, आयरन की फिलिंग्स के अंदर हमने सैंड ले लिया, ठीक है, सैंड और आयरन आयरन फिलिंग्स को हमने क्या कर दिया है, मिक्स कर दिया। तो ये भी हमारे पास एक एग्जाम्पल हो सकता है। तो याद रखना ये आपको आ सकता है लिखने के लिए, बताने के लिए, तो यू शुड बी एबल टू आंसर इट। तो यू शुड बी एबल टू आंसर इट। चलिए नेक्स्ट हम कहाँ पे थे, तो ये हो गया आपके पास स्मोक फॉग डस्ट, ठीक है, ये हमारे पास गैस बेस्ड हो गए। नेक्स्ट हमारे पास सॉलिड मिक्सचर में हमारे पास आयरन नेल एंड सॉडस्ट हमने ले लिया। फिर लिक्विड में हमने ऑयल वाटर तो पढ़ा ही है, ठीक है। एंड सॉलिड लिक्विड में आप याद रख लेना सैंड एंड वाटर का, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्लियर है सेकेंड मेथड, ठीक है। थर्ड मेथड हमारे पास अब आता है, सॉरी, तो आई होप आपको ये क्लियर है फर्स्ट मेथड जो कि अभी हमने अब करा। नेक्स्ट मेथड आपके पास आता है सब्लिमेशन, ठीक है। तो सब्लिमेशन आपने अपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा और नहीं भी पढ़ा होगा तो मे भी सुना होगा कि यहाँ पे जो आपका सॉलिड होता है ना वो डायरेक्ट वेपर बनता है या फिर गैस बनता है, अगर वेपर नहीं समझ में आ रहा तो लिक्विड वाला स्टेज चला जाता है। आपने फिजिकल स्टेट के बारे में पढ़ा होगा ना कि फिजिकल स्टेट कैसे चेंज होता है। जैसे मान लीजिए अगर आपने तीन तरीके के फिजिकल स्टेट पढ़े होंगे एट योर लेवल। फर्स्ट वन इज सॉलिड स्टेट, सेकंड इज लिक्विड स्टेट एंड थर्ड इज गैसियस स्टेट। तो जब आप एक आइस को लेते हैं, राइट, तो जब आपने एक आइस को लिया तो ऐसा होता है क्या कि आइस एकदम से ही वो बनने लग गया, भाप बनने लग गया, इसके ऐसा नहीं होता ना। जब आप आइस को लेते हैं तो आप उस आइस को इन्वायरमेंट में रखते हैं रूम टेम्परेचर पे, तो क्या होता है इनिशियली जो आपका आइस होता है पहले वो लिक्विड बनता है ना मेल्ट होके, फिर जैसे ही आपने उसको बर्नर पे रख दिया, गैस बर्नर पे, अब वो लिक्विड से वेपर बनता है ना। तो देर इज स्टेप्स, पहले सॉलिड से लिक्विड, फिर लिक्विड से गैशियस। बट सब्लिमेशन इज द प्रोसीजर जिसके अंदर जो हमारे पास सब्सटेंस होते हैं पहले वो सॉलिड होते हैं एंड वो लिक्विड वाला स्टेज स्किप करके सीधा वेपर बन जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास जो आपको एक्टिविटी दी है दैट इज योर 5.7, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए सबसे पहले अगर हम प्रोसीजर की बात, तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए इसके जो स्टेप है, कुछ भी नहीं करना, मैं एक बार आपको यहाँ पे समझाती हूँ फिर पढ़ते हैं। आपने एक यहाँ पे ये लेना है वायर गॉज लेना है। वायर गॉज कुछ नहीं होता, अब आप साइंस लैब में जाएंगे तो देखेंगे इसको क्या होता है। ये कैसे जाली टाइप का होता है, ठीक है, टू पुट योर चाइना डिश, सॉरी चाइना डिश, हाँ चाइना डिश, ठीक है, ऐसा बाउल सा होता है चाइना डिश। इसके अंदर आपने कैम्फर और सैंड डाल दिया है, ठीक है। तो आपने क्या करा, सबसे पहले एक सेटअप बनाया है, उसके ऊपर आपने वायर गॉज रखा है टू पुट योर चाइना डिश यानी बाउल। उसके अंदर आपने जो मिक्सचर लिया है दैट इज कैम्फर एंड सैंड का मिक्सचर लिया है। अब आपने ऊपर एक फनल लगा दिए, ठीक है, और इस फनल के जो ओपन एंड है इसका, यहाँ पे आपने कॉटन प्लग लगा दिया है ताकि कुछ भी आपका बाहर एस्केप ना कर पाए, ठीक है। अब वही करेंगे, आप यहाँ पे हीट देना स्टार्ट करेंगे। जैसे ही आप हीट देना स्टार्ट करेंगे तो सैंड इज नॉट द सब्सटेंस जो कि सब्लिमेशन प्रॉपर्टी शो करता है, बट कैम्फर हम पढ़ते आ रहे हैं और अगर नहीं पढ़ा तो अभी पढ़ लो। जो कैम्फर होता है वो सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी शो करता है। तो जो कैम्फर होता है इनिशियली वो हमारे पास कैसा होता है, सॉलिड स्टेट में होता है, बट जैसे ही हमने उसको हीट देनी स्टार्ट करी वो वेपर्स बनाने लगता है। उसके वेपर्स हमें यहाँ पे फनल के पास मिलने लगते हैं, ठीक है। एंड एज अ रिजल्ट यहाँ पे हमें उसके वेपर्स मिलने लगते हैं एंड हमारे पास यहाँ जो हमारा चाइना डिश है यहाँ पे हमारे पास सैंड रह जाती है, ठीक है। तो सैंड हमारे पास चाइना डिश में रह जाती है और जो हमारा कैम्फर होता है वो हमारे पास फनल में डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। अभी तो ये वेपर की फॉर्म में डिपॉजिट हुआ, बट जैसे हम इसको कूल डाउन करेंगे तो ये वापस से अपने सॉलिड स्टेट में आ जाएगा, ठीक है। लिक्विड स्टेज हमारे पास कैम्फर नहीं शो करता है। तो ये भी हमारे पास एक एग्जाम्पल है जिसमें हम दो सब्सटेंस को क्या कर रहे हैं, सेपरेट आउट कर रहे हैं, ठीक है, बाय यूजिंग सब्लिमेशन मेथड। तो पहला एग्जाम्पल है कैम्फर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, देखो वही है यहाँ पे जो हमने हीट किया है, तो जिसका बिलो इट्स लो बिलो, तो देखो पहला एग्जाम्पल वही है आपका जो कैम्फर है। यहाँ पे जैसे हमने हीट किया है तो इसको बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट हीट करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपने मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा हीट कर दिया तो वो वापस से क्या होने लगेगा, मेल्ट होने लगेगा ना। तो आप उसको एक बिलो इस मेल्टिंग पॉइंट हीट करें ताकि वो पहले इवोपरेट तो हो, अपने वेपर्स तो बनाए, उसके बाद फिर वो सॉलिड से वेपर बनाएगा विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट, राइट। और इस प्रोसेस को हमने बोला सब्लिमेशन। अब आप क्या करेंगे, इसको कूल करेंगे। अब जैसे ही कूल करेंगे तो जो वेपर्स होंगे वो वापस कंडेंस कर जाएंगे इनटू सॉलिड विदाउट बिकमिंग द लिक्विड एंड दिस इज डिपोजिशन। तो आपको दो डेफिनेशन आ सकती है, व्हाट इज सब्लिमेशन एंड व्हाट इज डिपोजिशन। तो याद रखना सब्लिमेशन इज
सॉलिड से वेपर बनाना इज सब्लिमेशन एंड वेपर से सॉलिड बनाना इज डिपोजिशन, ठीक है। तो ये दोनों ही डेफिनेशन एनसीईआरटी में दिए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेकंड एग्जांपल है ना, यहाँ पे सैंड डज नॉट सब्लिमाइन है ना, तो ये मैंने बताया था कि सैंड हमारे पास सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी शो नहीं करता। नेक्स्ट जो एग्जांपल 2 है दैट इज योर नेफ्थलीन। तो नेफ्थलीन में भी हम सेम प्रोसीजर करते हैं, ठीक है। जो नेफ्थलीन होता है वो भी हमारे पास सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी शो करता है और सैंड हमारे पास सेपरेट आउट हो जाता है इन द चाइना डिश। नेक्स्ट हम ड्राई आइस का यूज कर सकते हैं। तो दीज आर 3 एग्जांपल्स गिवन इन योर एनसीईआरटी। थर्ड मेथड जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज एलॉयज। मतलब मेथड नहीं बोलेंगे आप इसको एज अ फैक्ट पढ़िए कि एलॉयज क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो एलॉयज बनते क्यों है, नहीं पहले एलॉयज होते क्या ये जाननी चाहिए। तो एलॉयज जो होते हैं वो हमारे पास एक होमोजीनस मिक्सचर होता है, ठीक है। तो याद रखना, ऐसा मत सोचना कि हम हेट्रो पढ़ रहे थे एकदम से होमोजीनस कहाँ आ गया। तो ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जो एलॉय होता है वो हमारे पास एक होमोजीनस मिक्सचर होता है ऑफ 2 मेटल्स, ठीक है, और मेटल और अ नॉन मेटल, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे लिख लो कि इट कैन बी मेटल प्लस मेटल और इट कैन बी मेटल प्लस नॉन मेटल, ठीक है। ठीक है, तो अब देखिए जो हमारे पास एलॉयज है हमने देख लिया कि ये क्या होते हैं। तो मेटल या मेटल का होमोजेनस मिक्सचर है, फिर मेटल या नॉन मेटल का होमोजेनस मिक्सचर, ठीक है। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन आता है कि हम एलॉयज बनाते क्यों है। भाई हमारे पास मेटल भी तो था पहले, तो हम मेटल से क्यों नहीं खुश हैं, हम एलॉय क्यों बना रहे हैं। तो हम एलॉय इसलिए बनाते हैं क्योंकि जो हमारे एलॉय होते हैं वो हमारे पास मेटल से ज़्यादा रिजिड होते हैं, मेटल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, इन कोरोजन रेसिस्टेंट होते हैं, ठीक है। मतलब कोरोजन नहीं होता। हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में कि जो हमारे मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो हमारे इन्वायरमेंट है कोरोजन की प्रॉपर्टी शो करते हैं, राइट। तो एलॉयज जो होते हैं कोरोजन की प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं, इसलिए हम एलॉयज बनाते हैं। सेकंड, एलॉयज स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड वो रिजिड होते हैं, इसलिए हम बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ स्ट्रॉन्ग, रिजिड एंड कोरोजन रेजिस्टेंस। अब आपके पास यहाँ पे ये कुछ एग्जाम्पल दिए हैं एलॉयज के, ठीक है। ये तो एनसीईआरटी में दिया है बट आप इसको ऐसे देखोगे तो आपको ये याद नहीं होगा, तो मैं इसको एक बार लिख देती हूँ यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारे पास एलॉय है दैट इज योर ब्रास, ठीक है। जो ब्रास होता है इसके जो कंपोनेंट होते हैं दैट इज कॉपर प्लस जिंक। आई होप आपको सिंबल क्लियर है। नेक्स्ट जो एलॉय है वो हमारे पास है ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज में आप कॉपर प्लस टिन को लेते हैं, राइट। नेक्स्ट जो एलॉय है हमारे पास दैट इज स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील में आप क्या लेते हैं, आयरन को लेते हैं, कार्बन को लेते हैं, क्रोमियम लेते हैं, निकल लेते हैं एंड मॉलीबेडनम लेते हैं, ठीक है। अगर आपको सिंबल्स क्लियर नहीं है तो मैं एक बार इनके नाम भी लिख देती हूँ, क्योंकि सिंबल्स आप हो सकता है पीरियोडिक टेबल अभी आपने ना पढ़ा हो, तो आप पीरियोडिक टेबल पढ़ने के बाद इसे और अच्छे से कर पाएँ। इनकी परसेंटेज भी आपकी बुक में दे रखा है बट आपको इनकी परसेंटेज लर्न करने की ऐसे ज़रूरत नहीं है। आप इनके कंपोजिशन याद रख लीजिए कि आपके एलॉयज कौन कौन से हैं एंड वो उनकी कंपोजिशन क्या है, ठीक है। तो दिस इज़ योर copper, this is zinc, this is copper, this is tin, this is iron, carbon, chromium, nickel and molybdenum, ठीक है। सो आई होप आपको ये 3 एलॉयज आपके एनसीईआरटी में दिए हैं, तो आप इसको ढंग से कर लेना क्योंकि ये आपके 1 वर्ड्स में आ सकते हैं। सो आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।